हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। बाकी उससे पहले की जो जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट हो चुका है और जो फर्स्ट पार्ट है हमारी सामाजिक भारतीय समाज वाली जो बुक है उसके बारे में भी कंप्लीट है। आप जाके देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में। लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद है, आपने देखी है वीडियो तो आपको पता होगा, वहाँ पे हमने बात करी थी संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आए हैं भारत में। स्ट्रक्चरल से मतलब है हमारा, यानी कि जब हम घर बनाते हैं, जैसे पहले हम गाँव में रहते थे, अब लोग जो है शहरों में शिफ्ट करते हैं। औद्योगिकरण का आना, नगरों का बसना, उसके बारे में हमने बात की थी कि जो लोगों की लाइफ स्टाइल थी पहले की, गाँव में खेती करना, अब वो बदल के काम करने का तरीका बदल गया। यानी कि हम पहले जहाँ पे खेतों में काम करते थे, अब हम कंपनियों में काम कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। उसी को हमने बोला स्ट्रक्चरल परिवर्तन। यहाँ पे हमने बात करेंगे सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल जो थी, पहनने का तरीका, रहन सहन का तरीका, उन सब के बारे में। ठीक है, स्टार्ट हो गया है वैसे चैप्टर। सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी है पहले ही। इसको हम नहीं देखेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि जल्दी चैप्टर ख़त्म कर दूँ, क्योंकि देखो आसान सा चैप्टर है, छोटी सी वो है, लेंथ है इसकी। क्यों टाइम वेस्ट करें आप लोगों का। ठीक है, वैसे भी आप लोग जल्दी में रहते हो और बहुत सारे बच्चे तो मतलब मेरी वीडियो देखता ही नहीं है कोई, बहुत ज़्यादा कम बच्चे हैं जो देख देख पाते हैं, इसीलिए। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई समाज सुधारक आंदोलन। तो यहाँ पे आपको जानने के बारे में मिलेगा, जानने को मिलेगा कि कैसे हमारा जो समाज है वो सुधार जो आंदोलन थे समाज के अंदर, जो समाज सुधारक आंदोलन से यहाँ पे मतलब है, आपको पता है हमारे समाज, हमारे भारत के समाज की हिस्ट्री रही है कि इंडिया में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, ठीक है, इनके बीच में हम असमानताएं हमेशा से बनी रही हैं। और मतलब ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ये आपको देखने को सदा से मिलता है, अभी भी है। ठीक है, कहने के लिए है कि नहीं है, पर अभी भी हमें देखने को मिलता तो है। सोशोलॉजिस्ट पढ़ता हुआ, मतलब सोशोलॉजी पढ़ता हुआ आ रहा हूँ मैंने, विचार बहुत सारे पढ़ रखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि यार ऐसे हो रहा है अभी भी। ठीक है, हम हाँ कागज़ों पे तो हम देखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर रियल लाइफ में बात कुछ और है। आप लोग समाज में जीते हो, आपको भी पता है। हम लोग जो है इस बात से अभी भी मुँह कर नहीं सकते कि नहीं हमारे समाज में जातिवाद नहीं है, अभी भी देखने को मिलता है ना। क्यों लोग जो है अपने गाड़ियों के प्लेट पे लिखवाए नाम, अपना जो है जाति का नाम लिखवाते हैं, जातिवाद ये, राइट। तो ये जो है सुधारक आंदोलन हुए हैं इन्हीं के लिए कि भाई ऐसा मत करो। ठीक है, ढंग में हो जाओ, अपना जो है हमारा जो इंडिया है, भारत के लिए सोचो, अपने राष्ट्र के बारे में सोचो कि हम और देशों से कम्पीट कैसे करेंगे, है ना। अब कैसे करें कि हमारा जो भारत है वो टॉप नंबर पे आए, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बने, हर एक चीज़ में हम नंबर 1 पे हो। क्यों हम उस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने जो है आवाज़ें उठाई हैं, जो आपको देखने को मिलता है। राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा शायद, पर मैं आपको बता रहा हूँ। और पंडिता रामाबाई और सर सैयद अहमद खां, ये जो है आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि देखो हर व्यक्ति है, जेंडर्स भी हैं यहाँ पे, यानी कि वीमेंस भी आपको देखने को मिल रही है। एक हिंदू समाज का व्यक्ति है, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, कोई अकेला व्यक्ति नहीं है यहाँ पे कि भाई आप कह सकते हो कि इसने ही किया है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपने बलिदान दिए हैं इन सब चीज़ों के लिए कि भाई समाज के अंदर इक्वलिटी आए, हम सब जो है समान रहे, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो किसी के साथ में। ठीक है, छुआछूत ख़त्म की जाए। उसके बाद मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं हाईलाइट किया है, कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए, शायद आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर दे ये वाली बात। कह रहा है कि समाजशास्त्री अतीश सबरवाल ने, ये समाजशास्त्री हैं सतीश सबरवाल, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा से जुड़े निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की है। ठीक है, कुछ 3 पहलू हैं जिनकी उन्होंने विवेचना की है, उनके बारे में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं संचार माध्यम, ठीक है जी, संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप और विचारों की प्रकृति, ये सब में परिवर्तन आया है और करने की कोशिश की गई है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, संचार माध्यम यानी कि जैसे कि टेलीविज़न है, टेलीफोन है, ये सब संचार माध्यम है। उसके बाद इन वजहों से भी जो है हमारा समाज में जो है स्ट्रक्चरल या फिर जो हम बोला सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले लोग चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को, है ना, ये मतलब जाने का मौका तो मिलता था ना एक दूसरे के पास में, गया जा रहे हैं। पहले चिट्ठियों से पहले क्या था, हम डायरेक्ट जाके बात करते थे, बताते थे कि भाई शादी है आ जाना।
अब बाद में चिट्ठियाँ आई तो चिट्ठियों से हम जो है कार्ड छपवाने लगे, फिर भेजने लगे सबको। अब आता है हमारा इंटरनेट का ज़माना। इंटरनेट में हम क्या करते हैं, कहीं पे जाते ही नहीं हैं। लोगों को जो है उसका जन्मदिन है, बर्थडे है, तो हम वहीं पे विश कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देंगे उसको, इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी लगा देंगे, बस हमारा काम हो गया ख़त्म। जो है ये संस्कृति परिवर्तन इसको भी बोल सकते हो आप, इसको ही बोलते हैं। एक तो के संचार माध्यम बताया मैंने आपको, उसके अलावा संगठनों के स्वरूप जो थे वो भी बदल गए। संगठन यानी कि जो संस्थाएं थी वो अब परिवर्तन देखने को मिलने लगे आपको। विचारों जो हमारे जो सोच थी वो बदल गई है। हम पहले खेती बाड़ी के बारे में सोचते थे कि भाई खेती करेंगे, हस्तकला जो है। अब हम बात करते हैं मशीनों की, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये क्या है, समाज में परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे, है ना। हमारी जो संस्कृति थी वो अब नहीं रही है, बिल्कुल मतलब तहस नहस हो गई है। उसके बाद आपको कुछ लोग मिलेंगे जैसे कि इनके बारे में आपको याद रखना ही है, ठीक है, किसी भी हालत में। अगर नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, अभी के लिए आप थोड़ा जो है, अगर आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते हो आप, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो थोड़े बहुत भी, तब भी हो जाता है। मैं जब पढ़ रहा था, जब मैंने पढ़ी थी पहले 11th क्लास में, 12th क्लास में, तब मुझे भी दिक्कत होती थी, ठीक है, शुरू शुरू में। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। नाम याद भी नहीं रहते कभी कभी हमें, पर जो मेन लोग हैं मैंने बताया, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उनके बारे में आपको शायद याद होना चाहिए, है ना। उनके नाम जो मेन हमारे नायक हैं। उसके बाद विद्यासागर, शायद ये लोग आपको थोड़े से कंफ्यूजन लग सकते हैं। जब ज्योतिबा फूले के बारे में हमको बताइए, पहले से हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1914 ईस्वी में अंजुमन ए ख्याति, एक इस्लाम की स्थापना हुई, ठीक है, एक इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं कि ये इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तरीय संस्था थी। तो इस संस्था के बारे में बता रहे हैं कि एक संस्था है मुस्लिम महिलाओं की, तो वो क्या है, समाज सुधारक है यार। महिलाओं की संस्था अगर आपको देखने को मिल रही है, महिलाएं कुछ आगे बढ़ के उसका सहयोग करें तो वो अच्छी बात है ना। और आपको यहाँ पे और भी लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि समाज सुधारकों के बारे में, और जो समाज में हमारे कुछ गलत बोले तो बिल्कुल ही गलीज सोच वाले लोग रहते थे। सती प्रथा, महिलाओं को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, पढ़ने की परमिशन नहीं थी, उसके लिए जो आवाज़ उठाई है, तो वो समाज सांस्कृतिक परिवर्तन के परिवर्तन को दिखाता है कि हमारी जो संस्कृति थी भारत की, वो थी महिलाओं को घर में बैठाने की, ठीक है, उनसे घर का काम कराना, वो सिर्फ घर के अंदर ही रहने वाली चीज़ थी। एक तरीके से हम जो है महिलाओं को कहते हैं ना, हीरे जवाहरात सोना, इस तरीके से मानते थे। फिर बाद में जो है थोड़ी सोच चेंज हुई लोगों की, उनको लगा कि नहीं यार, महिलाओं का भी एक अधिकार है, उनको भी बाहर जाने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी जो हमें अधिकार मिलते हैं उतने तो मिलने ही चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 चल जाएगा। उसके बाद बहुविवाह प्रथा भी आपको सुनने को मिलती है। बहुविवाह मैंने आपको पहले ही बताया था, 11th क्लास में शायद हम पढ़ रहे थे जब हमने बात की थी कि बहुविवाह और एकल विवाह क्या होता है। बहुविवाह में आप देखते हो कि भाई महिला या पुरुष दोनों में से कोई एक से ज़्यादा शादी करता है, ज़्यादा शादी, एक से ज़्यादा बार शादी कर लेते हैं, तो उसको बहुविवाह कहते हैं। एक विवाह में एक ही बार शादी करते हैं, स्त्री और पुरुष की दोनों की बात कर रहा हूँ। बहुविवाह में स्त्री भी शादी कर लेती है 1 से 2 बार, 2 से ज़्यादा बार, और पुरुष भी कर लेते हैं, उसको बहुविवाह प्रथा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव से उर्दू भाषा के अखबारों, पत्रिकाओं और आदि में एक बहस छिड़ गई। पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका तहसीब ए निस्वान ने खुलकर बहुविवाह विरोध की प्रस्तावना का समर्थन किया। तो देखो कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ किसी बात का अगर कुछ अच्छा होता है समाज में तो उसका अच्छाई तो होती है, पर उसके साथ साथ में उसकी बुराइयां भी होती है, ठीक है, तो वो भी दोनों पहलू होते हैं हर एक चीज़ के। बहुविवाह के खिलाफ यहाँ पे जो है आंदोलन किए गए, और जो अखबारों में बोला गया कि नहीं ये गलत चीज़ है। फिर उर्दू जो अखबार है उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुविवाह ख़त्म कैसे हो जाएगा, फिर हमारा काम कैसे चलेगा, हम एक से ज़्यादा महिलाओं से शादी कैसे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा कैसे करेंगे। तो हर तरीके से आप जो है यहाँ पे देखना आपको पड़ता है, ये सब्जेक्ट ही इसी चीज़ का है। यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको मेन जो ध्यान देना होता है ना, वो देना होता है वर्ड मीनिंग्स पे, ठीक है। शब्दावलियाँ यहाँ पे बहुत देखने को मिलती हैं आपको, मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि शब्दावलियों पर ध्यान दो। अगर आपने उस पर पकड़ कर ली तो आपके चीज़ समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिकली। शब्दावलियाँ भी ऐसे नहीं है कि मतलब आप रट लोगे, रटने वाली चीज़ नहीं होती है हर एक चीज़, आप रट लोगे तो हो जाएगा, रटना बेकार है। आप टाइम वेस्ट करते हो रटने में, बस समझा करो जो मैं बता रहा हूँ, अब वो भी कर लोगे काम चल जाएगा। नोट्स बना लो, हो सके तो कॉपी ले लो एक, उस पर नोट्स बना के चलते रहो।
यहाँ पे आपको कुछ 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला है सांस्कृतिकरण बोल रहा है, दूसरा बता रहा है आधुनिकीकरण, तीसरा धर्मनिरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण। तो ये 4 हैं, इनका अलग-अलग एक शब्दावलियाँ हैं, इनकी मीनिंग है अपनी अलग-अलग उसके अंदर। सांस्कृतिकरण कह रहा है कि सांस्कृतिकरण में आप मतलब मैं आपको बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा मैं। पहले ये हम टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है? प्रकार आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, ये बताएगा आपको कि भाई क्या प्रकार है इन सब चीज़ों के, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति एम.एस. श्रीनिवास ने की। सबसे पहली बात, ये आपको याद हुआ या ना हुआ वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, आप बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है। संस्कृतिकरण जिसमें निम्न जाति, जनजाति, अन्य समूह, उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति के जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं, उसको कहते हैं संस्कृति। यानी कि कोई नीची जाति का व्यक्ति किसी ऊंची जाति के धर्म के व्यक्ति की या धर्म की जब कुछ वस्तु को अपनाता है, किसी मान्यताओं को अपनाता है, उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। जैसे कि हमारे भारत का पूरा समाज की बात करें तो हमने क्या किया, संस्कृति को परिवर्तन कर दिया, हमने क्या किया, सोच को बदल दिया, अपने जो विचार थे उनको बदलाव उसमें लाने की कोशिश की गई। जैसे कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उनकी रहन सहन का तरीका, उनकी जो सोच था पढ़ाई लिखाई करने का, टेक्नोलॉजी करने का, टेक्नोलॉजी में ध्यान देने का, उस पर ध्यान दिया। ये संस्कृति में हमने जो बदलाव किए कि भाई महिलाओं की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन किया जाए, और उच्च नीच जाति कुछ नहीं होता, छुआछूत हम बेकार समझते हैं, उस उन तरीके के जो विचार थे वो लाने की कोशिश की गई। ये समाज सुधार के बारे में हम बात कर रहे हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। शायद आपको ये थोड़ा बहुत टफ लग सकता है मामला, पर इतना टफ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चलेंगे, ये रहा पश्चिमीकरण के बारे में, ठीक है? पश्चिमीकरण यानी कि वही वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी हमारी यूरोप वगैरह, उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं। यूरोप है अपना, इंग्लैंड है, ठीक है, यूके, उसके अलावा अमेरिका है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ जो हमारे वेस्ट में है ना, जो भारत के वेस्ट में है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो उनकी जो विचारधाराएं थी, उनका तरीका था रहने सहन का, वो हमने अपना लिया। क्यों अपना लिया? आपको पता है अंग्रेज़ों ने हम पे 150 साल तक राज किया, ठीक है? 150-200 साल तक राज किया। उसकी वजह से उनके अब वो हमारे यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो हमने उनको देखा। देखा तो भाई जो है उनकी कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ही आ गई, बोलने का तरीका और कपड़ा पहनने का तरीका, ठीक है? उसमें परिवर्तन आए तो भाई हमने जो है उसको अपना लिया, उसी को कहते हैं पश्चिमीकरण। भारत ने पश्चिमीकरण अपना लिया। ये क्या हुआ, संस्कृति में परिवर्तन हो गया। हमारी संस्कृति जो कपड़े पहनने का तरीका था वो धोती कुर्ता वगैरह हम पहनते थे पहले, अब हमने जो है कमीज जो है पहनना शुरू कर दिया, है ना? शर्ट और पैंट पूरा वेल मेंटेन, कोट टाई लगा के रहना, जूते पहनना, है ना? कहाँ हम जूते पहनते थे पहले। और उसके बाद हम देखते हैं महिलाओं के अंदर, अगर हम देखें तो महिलाएं जो थी साड़ियाँ पहनती थी, फिर बाद में वो साड़ियाँ तो पहन रही है लेकिन ब्लाउज के साथ पहन रही है। ये जो ट्रेंड आया है, ये महिलाओं का जो ट्रेंड आया है ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है कि ब्लाउज सिलवाया, उसके बाद उसके ऊपर से पहना, ठीक है? महिलाओं की भी जो है पहनने का तरीका अलग हो गया। जीन्स पैंट भी पहनती हैं, वो भी वेस्टर्न से ही तो है, कहाँ से है, पश्चिमीकरण ही तो है ये सारा कुछ, ठीक है जी। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों से, ठीक है? कोशिश करना कि मेरी बात समझ में आए आपके, और अगर ना एक बार में आए तो 2-3 बार और देख लेना वीडियो को, देखना, सही से समझना, कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं तो बात कैसे चलेगी, ठीक है? अगर आप भागोगे कि भाई नहीं कोई और दिखाए मेरे को, कुछ और समझाए, और कोई किसी और चैनल में जाकर देखता हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलता। आप भगते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमारा आता है 2 टॉपिक और रह रहे हैं इसके अंदर, आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण। ये और है हमारा, ये भी वर्ड मीनिंग्स के अंदर आते हैं, आपको इसके अंदर से डायरेक्ट सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है? 1-2 नंबर में आपसे पूछ लेता है कि धर्मनिरपेक्षीकरण बताओ क्या होता है। आप वहाँ पे मतलब सोचते रह जाओगे कि ये क्या पूछ रहा है। अगर मेरी बात आपने सही से नहीं सुनी होगी तो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। आधुनिकीकरण क्या होता है बताओ, ये भी पूछ सकता है, ठीक है? बाकी जो मैंने पहले 2 बताए हैं वो भी पूछ लेगा। कोई एग्जामिनर का कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कहीं से भी कि जो बता रहा हूँ मैं, मेरे उससे चलेगा कि इसने ये पूछा है तो इसलिए हम ये बताएंगे। तो आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्न। अगर हम देखें, अब हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम मतलब हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो मॉडर्न वाला है ना? कारों में घूमना और नए नए कपड़े पहनना, कोट पैंट, है ना? मतलब वेल मेंटेन रहना, इसको मॉडर्न कहते हैं।
इसी को तो मॉडर्न कह रहे हैं आजकल लोग। मॉडर्न का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना और जो है हमारी पारंपरिक जो संस्कृति है उसको छोड़ देना, बाकी हम अपना जो है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं। इसी को मॉडर्न बोलते हैं आज लोग। तो ये जो है आधुनिकरण मतलब मॉडर्न। और धर्मनिरपेक्षकरण इसको इसकी एक अवधारणा ये कह रही है, मतलब ये कहता है धर्मनिरपेक्षकरण कि हम किसी भी धर्म का साथ नहीं देंगे। जैसे कि हमारा भारत का संविधान है वो यही कहता है कि भाई धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना है हम लोगों को, जिसमें कि किसी भी तरीके का धर्म ना हो, मतलब कोई भी ऊंच नीच किसी भी धर्म के साथ छुआछूत ना हो, कि भाई कोई पर्टिकुलर हमने जाति पकड़ ली उसी के पीछे लगे हुए हैं कि भाई नहीं इनको तो आगे नहीं बढ़ने देना हम लोगों को, कैसे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी भी धर्म का पक्ष ना लेते हुए काम करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ये छोटी सी मैंने अवधारणा आपको बताई है इसके बारे में, बाकी बातें बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। अभी के लिए हमने इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार पीएचडी कर लेनी है आपको 12th क्लास के अंदर ही, आगे भी आपको और मिलेगा अगर आपको पढ़ना होता है। ये पढ़ोगे अगर आप, बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर हम जो है इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़े ना तो मतलब कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। मैं तो मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है खाली टाइम में, अगर मुझे कुछ बोरिंग लगता है तो मैं यही पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोगों पे मैंने पढ़ा दिया कि यार ऐसे, मैं तो इग्नू का स्टूडेंट हूँ, इग्नू की बुक्स वगैरह पढ़ाता हूँ मैं, और मतलब लेक्चर देता हूँ, आंसर राइटिंग करवाता हूँ क्या करता हूँ मैं, मुझे जो भी देखता है सीख लेता है, नहीं देखेगा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरे को कोई, ना ही तो कोई फ़ायदा हो रहा है आपको पढ़ा के और ना ही कोई नुकसान हो रहा है मुझे। तो मेरा मतलब मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है कि मुझे चीज़ समझ में आ रही है, मैं सीख रहा हूँ कुछ नया, है ना, समाज के बारे में कैसे पढ़ाते हैं, मेरा यही फंडा रहता है लाइफ में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।